Hello students, as we are studying geography, chapter 6, manufacturing industries, and this is the next video of that chapter. In this video we are going to discuss about the contribution of industry to national economy. Means जो हमारे देश की जीडीपी होती है उसमें हम जो इंडस्ट्रियां होती हैं व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्री, तो उसमें इंडस्ट्रियों का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियों का होता है हमारे देश के इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए. तो एज वी आर सीइंग हियर दैट द as example that last 2 decades the share of manufacturing sector has stagnant at 17% of GDP out of a total 27%. तो यहाँ पर ये मानकर चला जाता है कि कम से कम it can be expected from the industrial organization that कि इनसे 27% तक का सपोर्ट या कंट्रीब्यूशन भारत के जीडीपी को मिल जाता है. लेकिन इतना मिल नहीं पाता है. 27% है लेकिन उसमें से सिर्फ 17% जो है वह इंडस्ट्रियों का कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में. बाकी जो 10% होता है वह बाकी चीज़ों से मिलता है, जैसे माइनिंग है, क्वेरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी और गैस. तो इन सारे चीज़ों से कंट्रीब्यूशन मिलता है और इसका 10% ले करके टोटल 27% होता है कि वो कंट्रीब्यूशन आता है आपका इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स से. एंड दिस इज़ नॉट द इनफ सपोर्ट, इनफ कंट्रीब्यूशन फॉर द जीडीपी थ्रू द इंडस्ट्री. और ये इनफ सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है. अगर हम कंपेयर करें ईस्ट एशियन कंपनी से या इकोनॉमिक्स से अगर हम compete करते हैं तो वी आर फाइंडिंग दैट दिस इज़ अ वेरी लोअर सपोर्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी. क्योंकि बहुत सारे देशों में अगर यहाँ पर ही देखें, अगर हम ईस्ट एशियन का कंट्रीज़ में, तो वहाँ पर हम पाते हैं कि वहाँ पर कंट्रीब्यूशन जो होता है इंडस्ट्रियों का 25 से लेकर 35% तक का होता है. तो प्रोडक्शन का कहीं ना कहीं प्रोसेस जो है बहुत स्लो है. इंडस्ट्रियां बहुत कम हैं अभी भी और उनको और बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि हमारे देश की इकनॉमी मजबूत हो सके, जीडीपी मजबूत हो सके, एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट दैट आवर कंट्री कैन बी डेवलप्ड. The trend of growth rate in manufacturing over the last decade has been around 7% per annum. लेकिन फिर भी देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि ग्रोथ बढ़ नहीं रहा है. इट इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एंड वी आर फाइंडिंग दैट लास्ट डिकेड्स वी आर सीइंग दैट 7% growth has increased in the industry for the contribution of the GDP, and the desired growth rate over the next decades is 12%. और अब उम्मीद भी की जा रही है कि यह टारगेट जो 12% का बढ़ाने का है वह जल्दी ही पूरा हो जाएगा इफ़ दिस प्रोसेस इज़ गोइंग लाइक दिस. अगर हम 2003 से मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ देख लें तो इसकी जो रेट बढ़ा है वो 9 से 10% तक बढ़ा है. एंड विद द अप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशंस बाय द गवर्नमेंट. और इसको अगर हमें मजबूत करना है, इफ़ वी थिंक दैट इंडस्ट्री गिव लॉट्स कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल इकोनॉमी, तो गवर्नमेंट को भी ऐसी पॉलिसी लानी पड़ेगी, उसमें इंटरवेंशन करना पड़ेगा ताकि जो इंडस्ट्रियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेट की जा सकें, इस्टेब्लिश की जा सकें. उनके प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना है ताकि वो बेहतर क्वालिटी के चीज़ों को प्रोडक्ट कर सकें ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में उनकी डिमांड बढ़े और उनकी क्वालिटी बेहतर हो ताकि वो कम्पीट अपने आप को कर सकें. तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के सपोर्ट की आवश्यकता होती है. बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के इंडस्ट्रियों का विकास बेहतर नहीं हो सकता. एंड इफ द इंडस्ट्री कंडीशन विल बी नॉट इम्प्रूव देन हाउ कैन बी एक्सपेक्ट दैट द जीडीपी ऑफ द कंट्री कैन बी इम्प्रूव. एंड फॉर दैट इम्प्रूव करने के लिए ही गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसका काम होता है कि वह इंडस्ट्रियों के
क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम करे, उनको इस क्षमता पर लाए ताकि वह अपने आप को बाकी देशों के इंडस्ट्रियों से कम्पीट कर सकें और बेहतर क्वालिटी के सामान को प्रोड्यूस कर सकें, ताकि वो सामानों का इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बढ़े और उससे फॉरेन करेंसी का ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में आयात किया जा सके। तो इसके लिए इस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंडस्ट्रियल लोकेशन। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह के लोकेशन की ज़रूरत होती है इंडस्ट्रियों को इस्टेब्लिश करने के लिए, क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। उद्योगों की स्थापना स्वभावतः जटिल है, मीन्स उसके इतना आसान तो है नहीं कि बस कहीं भी इंडस्ट्रियाँ लगा दी जाएं। उसके लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो उस इंडस्ट्री को लगाने के लिए ज़रूरी होती हैं। अगर वो चीज़ें ईजिली अवेलेबल जहाँ पर मिलेगी वहीं पर इंडस्ट्रियों को स्टैब्लिश किया जाएगा। तो देयर आर इन्फ्लुएंस बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट। तो कोई भी इंडस्ट्री अगर लगाई जाती है तो इंडस्ट्री को क्या चाहिए होता है। इंडस्ट्री लगेगी तो जाहिर सी बात है उसमें मशीनें लगेंगी, और वो इंडस्ट्री किस बेस पर लगेगी, क्योंकि उसमें चीज़ें प्रोडक्ट की जाएंगी। चीज़ें किससे बनाई जाएंगी, रॉ मटेरियल से बनाए जाएंगी। तो इंडस्ट्री लगाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। अब जाहिर सी बात, रॉ मटेरियल आएंगे तो उसमें लेबर की ज़रूरत पड़ेगी मशीनों को चलाने के लिए। कैपिटल, इंडस्ट्रियों को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। उसके साथ साथ पावर, बिजली की आवश्यकता होती है, और सबसे बड़ी बात है मार्केट, क्योंकि ये सारी चीज़ें होने के बाद अगर मार्केट ही बेहतर नहीं मिल पाएगा उस इंडस्ट्री को तो फिर उन सारे सामानों के प्रोडक्शन का क्या मतलब है। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिक्वायर फॉर द इंडस्ट्रियल लोकेशन, एंड इफ these things are available easily, then the industrial owners can be think to establish their industry at that places. It is rarely possible to find all these factors available at one place. और obviously ये ज़रूरी तो है नहीं कि एक ही जगह पर ये सारी चीज़ें मिल जाएं। अगर एक चीज़ मिलती है तो दूसरी चीज़ नहीं मिल पाती है। Consequently, manufacturing activity tends to locate at the most appropriate place where all the factors of industrial location are either available or can be. तो इंडस्ट्रियाँ लगाने के लिए इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, ऐसी जगह को तलाशा जाता है जहाँ पर ये चीज़ें आसानी से मिल जाएं या तो उपलब्ध कराई जाएं, और उपलब्ध अगर कराई जाएं तो वो लोअर कास्ट में यानी कम कीमत पर अगर अरेंज हो जाए तो और भी बेहतर है। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स अर्बनाइजेशन फॉलोज। और कहीं भी अगर इंडस्ट्रियाँ लगती हैं तो जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्रियों में काम करने के लिए लोग चाहिए होते हैं, मार्केट चाहिए होते हैं। तो इंडस्ट्रियाँ और अर्बनाइजेशन यानी कि वहाँ पर इंडस्ट्री लगेगा तो वहाँ अर्बनाइजेशन भी शुरू हो जाएगा। वहाँ पर दूसरे लोग भी आकर बसना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे वहाँ पर आबादी बढ़ने लगती है। समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज़। और देखते हैं हम कि जो इंडस्ट्रियाँ होती हैं वह शहरों के आसपास ही लोकेट की जाती हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, और इंडस्ट्री और अर्बनाइजेशन ये दोनों साथ साथ ही चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि इंडस्ट्री जो है, कहीं भी इंडस्ट्री रहेगी तो वहाँ पर बाकी चीज़ों की कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पर धीरे धीरे मार्केट खुलने लगते हैं। वहाँ पर होटल जैसे बैंक है, होटल है, दुकानें हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ शिफ्ट होने लगती हैं और धीरे धीरे वह एक मार्केट में बदलने लगता है। सिटीज़ प्रोवाइड मार्केट्स एंड आल्सो प्रोवाइड सर्विसेज। और सिटी जब बनेंगी तो जाहिर सी बात है लोग वहाँ बसेंगे तो वही तो उन चीज़ों को खरीदेंगे, और जो चीज़ें खरीदी जाएंगी तो धीरे धीरे वो मार्केट का रूप लेंगी। यानी कि जो शहर होते हैं वही मार्केट बनाते हैं। एंड आल्सो प्रोवाइड सर्विस, और वहाँ पर रहने वाले जो लोग होते हैं वह उन कंपनियों में, इंडस्ट्रियों में जाकर काम भी करते हैं। सच एज बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट, लेबर,
कंसल्टेंट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं सर्विस सेक्टर में आते हैं और ये चीज़ें जो हैं वह इंडस्ट्री को सर्विस प्रोडक्ट करने का काम, प्रोवाइड करने का काम करते हैं। क्योंकि इंडस्ट्रियों में चीज़ें होगी अगर तो उनको बेचने के लिए मार्केट चाहिए होगा, उसमें काम करने के लिए लोग चाहिए होंगे, उसको फाइनेंस के लिए बैंकिंग सिस्टम की ज़रूरत होगी। उतनी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं तो उनको अपने इंश्योरेंस भी कराने होते हैं, माल को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं इंडस्ट्रियों के लिए, और इंडस्ट्रियां जहाँ होती हैं ये चीज़ें अपने आप धीरे धीरे होने लगती हैं, जिससे कि अर्बनाइजेशन सिस्टम शुरू होता है। Tend to come together to make use of the advantage offered by the urban centers known as agglomeration इकोनॉमिक्स। और धीरे धीरे वहाँ पर एक इंडस्ट्रियाँ जब होती हैं, एग्लोमरेशन मीन्स होता है यानी कि धीरे धीरे और भी इंडस्ट्रियाँ वहाँ पर आने लगती हैं और वह जगह एक इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लेस बन जाता है, यानी बहुत सारे इंडस्ट्रियों का वहाँ समूह हो जाता है और उस तरह से वह एक बड़े शहर में तब्दील हो जाता है, एक बड़े प्लेस में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। In the pre-independence period, most manufacturing units were located in places from the point of view of overseas trade such as Mumbai, Kolkata, Chennai, its आज़ादी के समय या आज़ादी से पहले की ही अगर बात की जाए तो उस समय इंडस्ट्रियाँ कहीं भी नहीं लगा दी जाती थी। वहाँ पर ये देखा जाता था कि उन इंडस्ट्रियों को ऐसे जगहों पर लगाया जाता था जहाँ पर उनको ट्रेड करने के लिए आसानी से रूट मिल सके, आसानी से ट्रांसपोर्ट मिल सके, इसलिए 2-4 ही इंडस्ट्रियाँ लगाई जाती थीं, कुछ ही इंडस्ट्रियाँ लगती थीं और कुछ ही जगहों पर जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और उस ज़्यादा से ज़्यादा समुद्री तटों के किनारे ही लगाई जाती थी, क्योंकि उस समय ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार समुद्र के थ्रू होते थे, सी रूट के थ्रू होते थे। Consequently, there emerged certain pockets of industrially developed urban centers surrounded by a huge agricultural rural hinterland। और इसी तरह से धीरे धीरे कुछ ऐसी इंडस्ट्रियां हैं जो उन जगहों पर माने गांवों के समीप या ग्रामीण जगहों पर इस्टेब्लिश होने लगी, केंद्र के रूप में उभरने लगे और ऐसी जगह पर लोग अब इंडस्ट्रियां लगाना धीरे धीरे लोग शुरू कर दिए जो एग्रीकल्चर के आसपास जगह हो, ताकि वहाँ से उनको कच्चा माल आसानी से मिल जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियां किस तरह से उनको जगह चाहिए होती है और उनको ये सारी सुविधाएं अगर उपलब्ध हों, ईजिली उपलब्ध करा दी जाए तो इंडस्ट्रियां इस्टेब्लिश हो सकती हैं और वो बेहतर कंट्रीब्यूशन भी कर सकती हैं। The key to decision of the factory location is the least cost government policies and specialized labor also influence the location of industry। इंडस्ट्री को अगर कुछ और चीज़ें प्रभावित करती हैं तो वो ये भी चीज़ें होती हैं कि लोकेशन जो हो वो कम से कम दाम पर, अगर कम से कम कीमत लागत उसमें लगाई जाए, यानी अगर इजीली चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं तो बेहतर है। दूसरी चीज़ ये होती है कि गवर्नमेंट को पॉलिसी भी लानी पड़ती है, यानी गवर्नमेंट को ये एश्योर करना पड़ता है कि जो भी इंडस्ट्रियां लग रही हैं उनके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी होती है। एक बेहतर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के प्रॉमिस होते हैं थ्रू द गवर्नमेंट, ताकि उनको अपने प्रोडक्शन करने में, अपने काम करने में कोई दिक्कत ना आए, कि कोई उनको परेशान ना कर सके। और सबसे बड़ी बात है कि उनको आसानी से लेबर मिल जाए। अगर ये चीज़ें रहती हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं इंडस्ट्रियों को, अगर ये चीज़ें अगर बेहतर पॉलिसी ना रहे, अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन बेहतर से ना रहे और अगर लेबर अवेलेबल ना हो पाए तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियां जो होती हैं वो सक्सेसफुली रन नहीं कर पाती हैं। तो दीज आर द रिक्वायरमेंट थिंग्स विच नीड्स टू प्रोवाइड इंडस्ट्री लोकेशन। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्रियों को प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, इंडस्ट्रियों को लोकेट करने के लिए ज़रूरी होती हैं। अगर ये चीज़ें ईजिली मिल जाती हैं तो देन इंडस्ट्रीज कैन बी रन स्मूथली एंड इट कैन गिव इट्स कंट्रीब्यूशन वेरी मच टू द नेशनल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। So students, this is all about the contribution of industry and location of industry. In the next video we will discuss about the classification of
इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडस्ट्रियों के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन बाय।